غزل نے پچھلے 300-350 वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है। पहले ये कसीदों का हिस्सा थी जो बादशाहों की तारीफ करके अपने लिए कुछ वजीफा मुकर्रर करवाने वाले शायर लिखा करते थे। तारीफ करना, उसके लिए लंबी चौड़ी भूमिका बांधना, बादशाहों का सिरे से परिचय लिखना और झूठी शान को बढ़ा चढ़ाकर चांद और सूरज से ज्यादा चमकदार बनाकर पेश करना, ये सब करते करते बेचारा शायर थक जाता होगा। इसीलिए बीच में सुस्ताने के लिए कहीं बैठता और गजल के फाहे अपनी छीली हुई और रिसती हुई लहू लुहान जुबान पर रखता होगा। इसी तरह गजल मसनवी का भी हिस्सा थी। मसनवी भी उर्दू शायरी में ईरान के रास्ते दाखिल हुई। फिर दौसी की मशहूर मसनवी शाहनामे को कौन नहीं जानता, जिसने कहा था कि अजम जिंदा करदम बिदी पारसी, यानी मैंने अपनी फारसी शायरी से अजम यानी ईरान को जिंदा कर दिया है। खैर, मसनवी में एक कहानी होती है जिसे शायर सिलसिलेवार हम काफिया अशार के जरिए लिखता है। जैसे कि ये शेर मिर्जा शौक लखनवी की मसनवी ज़हरे इश्क के हैं। कल जहां पर था बुलबुलों का हुजूम, आज उस जा है आशियाना ए बूम। बात कल की है नौजवान थे जो, साहिबे नौबतो निशान थे जो। आज खुद है न है मकां बाकी, नाम को भी नहीं निशान बाकी। अब न रुस्तम न साम बाकी है, एक फकत नाम ही नाम बाकी है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इस तरह के हम काफिया शेर कहते कहते भी अक्सर गजल की जरूरत पड़ती थी और शायर महबूब से बात करने के बहाने थोड़ी देर काफिये की कैद से बाहर आकर अंगड़ाई लेने के काबिल हो पाता था। कसीदे बादशाहों के साथ रुखसत हुए और मसनवियां मोहब्बतों के साथ। अब न कोई इतनी तवील मोहब्बत करता है, न शायरी में ऐसी लंबी लंबी मोहब्बत की दास्तानें ही लिखता है। अब लोग गजलें कहते हैं क्योंकि ये शायरी करने और सुनने या पढ़ने वालों के लिए भी एक आसान रास्ता है। मगर गजल हमेशा से ऐसी नहीं थी। खास तौर से उर्दू में इसके कई नाम रखे गए। कभी इसे फारसी कहा गया, कभी रेख्ता और कभी गजल। उर्दू के एक पुराने शायर कायम चांदपुरी, जो कि मीर के समकालीन थे, उनका एक शेर है, कायम जो कहे हैं फारसी यार, उससे तो ये रेख्ता है बेहतर। रेख्ता सिर्फ उर्दू गजल का नाम नहीं था, बल्कि ये फारसी, हिंदी और दूसरी मकामी जबानों को मिलाकर लिखी जाने वाली किसी भी शायराना सिन्फ या फॉर्म के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज था। ऐसा लगता है जैसे ये नाम उर्दू जुबान और उर्दू शायरी दोनों के लिए मशहूर हुआ और फिर कई बरसों बाद इसे समझाने की जरूरत पेश आई। मीर तकी मीर ने अपनी किताब निकात उश शोरा में रेख्ता के बारे में लिखा कि एक ऐसी गजल जिसका एक मिसरा फारसी का हो और एक मिसरा हिंदवी का, रेख्ता कहलाती है। मिसाल में उन्होंने अमीर खुसरो की गजल जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां पेश की। मगर जाहिर है कि मीर की बात गलत थी। इसमें दो मिसरे अलग अलग जुबानों यानी फारसी और हिंदवी में नहीं है, बल्कि एक ही मिसरे का आधा हिस्सा फारसी में है और आधा हिंदवी में। मीर साहब की क्या बात है, आज तक ये बात तय नहीं हो पाई कि किस एक चीज को पहले रेख्ता का नाम दिया जाए, जुबान को, हिंदी और फारसी की मिलीजुली शायरी को, या कि गजल को। इसका न कोई उसूल बना है न बन सकता है, इसलिए तीनों को ही रेख्ता कहना सही है। कुछ अन्वेषकों का मानना है कि गजल चूंकि दक्कन से दिल्ली तक पहुंची थी, इसलिए दक्कन की शायरी को दिल्ली की शायरी से अलग करके उसे गिरी पड़ी चीज साबित करने के लिए दिल्ली वालों ने अपनी गजल को गजल कहा और दक्कन वालों की गजल को रेख्ता, क्योंकि फारसी में रेख्ता गिरी पड़ी चीज को भी कहा जाता है। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही भी है, मगर गजल के इतिहास का गैर जानिबदाराना यानी तटस्थ अध्ययन इसे कई सबूतों की रोशनी में झूठ भी साबित करता है।
जिसकी मिसाल में खुद कायम चांदपुरी का वो शेर पेश किया जा सकता है जो कि ऊपर लिखा गया है। खैर, वक्त गुजरा और गजल नए दौर में दाखिल हुई। कितने लोग जानते हैं कि एक जमाने में गजल को बहुत मुहज्जब और शरीफ बनाने की कोशिश भी की गई। गालिब का वो दौर जिसमें दिल्ली और लखनऊ के बीच अलग अलग जुबानों और मजामीन की वजह से रस्साकशी जारी थी। हालांकि लखनऊ की गजल अपनी एक असाधारण या अलग पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि लखनऊ पर भी दिल्ली के उन शायरों का खास असर रहा जो यहां से नादिर शाह के जमाने में हिजरत करके अवध पहुंच गए थे। इसलिए लखनऊ के मशहूर गजलगो शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश पर भी दिल्ली का असर साफ दिखाई देता है। शरीफ बनाने वाली बात उसके बाद की है, खास तौर पर जब गजल पर अंग्रेजी तहजीब की छाप पड़ी। इंग्लिस्तानी लोग इरोटिक आर्ट या बातों के मामले में आज भी शर्मीले मशहूर हैं। उस जमाने की तो बात ही क्या है। वो गजल की बेबाकी, महबूब के साथ खुलेआम जिस्म हवस की बातें देखकर बौखला गए। खैर, उन्होंने अलीगढ़ तहरीक के जेर असद जदीद गजल की बुनियाद डलवानी चाहिए। उसी जमाने में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुकद्दमाए शेर व शायरी लिखी और उर्दू शायरी करने वालों को समझाने की कोशिश की कि भाइयों, गजल को नैतिकता के दायरे में लाइए। उसमें ऐसी खुली डली और नंगी या झूठी बातें न लिखिए। अंग्रेजों से शायरी सीखिए, वो कुदरती चीजों पर लिखते हैं। पेड़ों, फूलों, रंगों, बसंत, बादलों के टॉपिक्स क्या कम हैं जो आप सिर्फ औरत से मोहब्बत की ही बातें किए जा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने उर्दू शायरी को अपनी एक नज्म मद्दो जज़्र इस्लाम में संडास से भी बुरा कह दिया। ये बात बहुत बुरी सही और ये दौर बहुत अजीब सही, मगर इसने एक अच्छा काम किया और वो ये कि उर्दू शायरी में नज्म की बुनियाद डाली। यही वो दौर था, यानी 19वीं सदी का मध्यकाल, जिसमें बाकायदा ब्रिटिश सरकार की तरफ से स्पॉन्सर किए जाने वाले नज्म के मुशायरे पंजाब में शुरू हुए। हालांकि उस दौर में गजल के खिलाफ चलाई जाने वाली इस मुहिम को बहुत से शायरों ने चैलेंज किया, जिनमें हसरत मोहानी का नाम खास तौर पर शामिल है। लेकिन खुद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी नई या जदीद गजलों में जो शेर कहे, उन पर भी गजल की पुरानी रिवायत का असर साफ दिखाई देता है। जैसे गो जवानी में थी कजराई बहुत, पर जवानी हमको याद आई बहुत। इसलिए ये मुहिम तो हो गई नाकाम, लेकिन इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि गजल अब इस झगड़े से बाहर निकलकर एक नया अलामती निजाम या नए पदचिन्ह पैदा करने के लायक हो गई। अब दौर आया था प्रगतिवाद का। ऐसे में गजल, जिसका सर कुचलकर उसे महकूम या गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बड़ा हथियार बनकर नमूदार हुई। गजल का फायदा यह था कि उसके छोटे छोटे शेर डंक बनकर अंग्रेज सरकार के बड़े से शरीर में बगावत और गुस्से के जहर को दाखिल करने का हुनर जानते थे। अब गजल का पुराना रिवायती संगदिल और कातिल महबूब अपना चेहरा बदल चुका था और अंग्रेज सरकार के कालिब में ढल गया था। गजल के साथ आसानी ये थी कि वो इशारों में बात करती थी। उसके शायर पर साफ तौर पर कोई बगावत का इल्जाम लगाया तो जा सकता था, मगर उसे सिद्ध करना आसान नहीं था। यही काम गजल ने सरमाएदारों या पूंजीवादियों के साथ भी किया। आजादी के बाद तो सन 60 या 65 तक इस छोटी सी गजल ने पूंजीवाद की बुनियाद ऐसे ही हिला रखी थी जैसे क्लासिकल गजल ने मुल्ला, शेख या वाइज की दुकान। अलीगढ़ तहरीक और प्रगतिवाद के दरमियान उर्दू को एक बड़ा शायर नसीब हुआ, जिसका नाम था इकबाल। कहा जा सकता है कि अगर नज्म की बुनियाद मजबूत न हुई होती तो इकबाल जैसा शायर उर्दू शायरी को मिल ही नहीं सकता था। इकबाल ने गजलें भी कही हैं, मगर उनकी असल पहचान उनकी नज्मों की वजह से है। हालांकि वो अपने इस्लामी विचारधारा का शिकार होकर आखिर तक उर्दू की सेक्युलर शेरी रिवायत से काफी दूर चले गए थे, मगर उनकी बहुत सी नज्में अपने अंदाज और अपनी शब्दावली की वजह से
نہ صرف الگ قرار پائیں بلکہ بے حد مشہور ہوئیں۔ اقبال کی غزل پر بھی ان کی نظم کا اثر دکھائی دیتا ہے، حالانکہ ان کے کہے گئے بہت سے شعر آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جیسے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اردو شاعری میں پرگتی واد کی چھاپ اقبال کی شاعری سے دکھائی دینے لگی تھی۔ ان کی نظم فرمان خدا، فرشتوں سے میں یہ گونج صاف سنائی دیتی ہے: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے اومرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ خیر، پرگتی واد یا ترقی پسندی کا دور آنے کے بعد اردو میں بہت سے غزل کے اچھے شاعر پیدا ہوئے، جن میں فیض احمد فیض کا نام سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ فیض کی غزل میں سیاسی حالات کے ساتھ انسانی محبت اور مجبوریوں کا جو عکس ساتھ ساتھ دکھائی دیتا ہے، اس نے عام پڑھنے والے کو بدلتے ہوئے دور میں آزادی کے اس سراب کا دیدار کروایا جسے وہ انگریزوں سے چھٹکارے کی صورت میں پانی سمجھتا آیا تھا۔ فیض کی غزل ایک طرف بیتے ہوئے وقت کی اچھی یادوں کو پڑھنے والوں پر نمایاں کرتی ہے، تو دوسری طرف آنے والے کل کی نئی غلامیوں کے اندیشے سے بھی دوچار کراتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس غزل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے دور کی یووا پیڑھی کے مسئلوں کو بہت نازک انداز میں ہنستے ہنستے سینہ کھول کر زخم دکھانے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اپنی باتوں کے ثبوت میں یہاں ان کی ایک مشہور غزل کے یہ 3 شعر پیش کر دینا ہی کافی ہے: دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ لیکن اس دور کے ساتھ غزل کہنے والوں کو ایک نئی سمسیا کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سمسیا وقتی سے زیادہ ایک بھیانک ایتہاسک سمسیا بن کر آج کے پڑھنے والوں کے سامنے موجود ہے، اور وہ ہے وبھاجن کے بعد اردو شاعری کے منظر نامے پر ابھرنے والے غزل کے بہت اچھے شاعروں کا ٹوٹے ہوئے ستاروں کی طرح گر کر وقت کے بلیک ہول میں چلے جانا۔ حالانکہ چمک سبھی کو ان کی دکھائی دیتی تھی، مگر انہیں بہت حد تک نظر انداز کیا گیا، اور یہ مسئلہ وبھاجن کے بعد ہندوستان میں اردو غزل کہنے والے شاعروں کے ساتھ خاص طور پر جڑا رہا۔ پاکستان میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملا، اور وہاں کے اردو ادب یا ساہتیہ کو ایک الگ منصوبہ بندی کے ساتھ پروموٹ کیا گیا۔ اس لیے جتنی شہرت ناصر کاظمی، قتیل شفائی، احمد فراز اور پروین شاکر کے حصے میں آئی، اس کا آدھا حصہ بھی منچندہ بانی، آشفتہ چنگیزی، عرفان صدیقی اور ایسے بہت سے شاعروں کے حصے میں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ ان شاعروں کو ان ادبی میگزینز نکالنے والوں نے بھی نظر انداز کیا جو اپنے رسالوں کی شہرت کے لیے پاکستانی شاعروں کے کلام کے محتاج رہتے تھے۔ ایسے بہت سے پاکستانی شاعر بھی تھے جو خود کو کسی بھی طرح پروموٹ کرنے کے قائل نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا بھی نقصان ہوا اور پڑھنے والوں کا بھی۔ اسی لیے ثروت حسین، صغیر ملال، جمال احسانی، رئیس فروغ وغیرہ بہت دنوں تک نئے پڑھنے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہی رہے۔ حالانکہ وہ ہندوستانی شاعر جو فلموں سے جڑے رہے، انہیں شہرت تو ملی، مگر ان کے فلمی گیتوں نے ان کی سنجیدہ شعری ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا، اور غزل کو تو خاص طور پر۔ اسی لیے شکیل بدایونی، ساحر لدھیانوی اور مجروح سلطان پوری جیسے شاعروں کو لوگوں نے پڑھا کم اور گانے والوں کے ذریعے زیادہ سنا۔ یہ نقصان بھی تو کوئی کم نقصان نہیں۔ یہاں ہم کچھ شاعروں پر جان بوجھ کر بات نہیں کر رہے، کیونکہ شاعروں سے زیادہ غزل کے سبھی یوگوں کو
इस छोटे से लेख में समेटना हमारा मकसद है। बताते चलें कि एक ऐसा दौर भी आया जब उर्दू गजल को कड़ी निंदा और विरोध का सामना करना पड़ा। उर्दू के एक शायर अजमतुल्लाह खान 1887 से 1927, उन्होंने तो यहां तक कहा कि उर्दू गजल की गर्दन बेखटके मार देनी चाहिए। हालांकि गजल का कत्ल तो मुमकिन नहीं था, मगर उर्दू के ऐसे प्रसिद्ध शायरों की कमी नहीं जिन्होंने या तो गजल कही ही नहीं या बहुत कम कही, या फिर उन्होंने अपनी पहचान गजल के बजाय नज्म के जरिए बनाई। इनमें इकबाल, नून मीम राशिद, मीरा जी और अख्तर उल ईमान के नाम निसंकोच पेश किए जा सकते हैं। अब तो उर्दू में ऐसे शायरों की एक बड़ी संख्या है जो गजल या तो कहते ही नहीं या सिर्फ कभी कभार मुंह का मजा बदलने के लिए ही कहते हैं। आज की गजल पर इस छोटे से लेख में बात करना मुमकिन नहीं, मगर बस इतना कहना चाहेंगे कि अभी हमारे दौर की गजल अपना उस्लूब डिस्कवर नहीं कर पाई है। इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, जुबान न जानना, और दूसरा, अपनी शेरी रिवायत से वाकिफ न होना। अगर आज के शायरों का कलाम जमा किया जाए तो उनमें से जुबान और उस्लूब की बुनियाद पर किसी एक शायर को ढूंढ निकालना उस व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल काम होगा जिसे बहुत से अलग अलग शायरों की गजलों का इंतखाब बगैर उनके नामों के दे दिया जाए, क्योंकि नकल करने में दाद न मिलने का रिस्क नहीं होता और बंधे टके फॉर्मूलों की मदद से शायरी करना काफी आसान काम है। इसलिए भी लोग मेहनत से बचने के लिए ये रास्ता अपना लेते हैं। इस पर फिर कभी फुर्सत में तफसील से कहा जाएगा और मिसालों के साथ आपको अपनी बात समझाई जाएगी।